नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों को। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम अपना भाई जो हिस्ट्री है उसका 5th चैप्टर कवर अप करेंगे, जो है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य है। भाई इसमें हम राजा पढ़ेंगे, भाई कैसे कैसे राजा को शासक बनाया जाता था, भाई कैसे कैसे राज्य होते थे और एक प्राचीन गणराज्य। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव कर रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे। करीब 3000 साल पहले लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठा हो गए। ठीक है, तो भाई पहले क्या आता था, ज़्यादातर भाई राजा है उनको भाई किसी युद्ध में विजयी हो गए तो उनको राजा बना दिया जाता था, या जो उन उसके काबिल हो उसको राजा बनाया जाता था। ठीक है, लेकिन आज लगभग 50 साल पहले से भाई ये चुनाव प्रक्रिया चली हुई है। भाई एमएलए एमपी के भाई जो वोट डालकर अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। अब आगे भाई अश्वमेध एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो वह वहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। ठीक है भाई, उसको लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर वो उसको नहीं रोकता तो इसका मतलब कि वो राज्य भी जो राजा उसके नियंत्रण में आ गया और उनको यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। ठीक है, यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उनके लिए उपहार लेकर आते थे। भाई जिन जिन के राज्य उनके अधीन आ गए वो सभी राजा के लिए उपहार लेके आते थे। ठीक है, इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राजसिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजय तथा अन्य गुणों का गान करता था। क्या करता था भाई, राज्य की जो विशेषता उनके बारे में बताता। भाई राजा ने ये लड़ाई लड़ी, वहाँ से उन्होंने ये प्राप्त किया, उनकी जो अच्छाई है वो बताता था। राजा के सगे संबंधी खासकर उनकी रानियां तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राज्यों का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विषव अथवा वैष्णव जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहितों शूद्र मानते थे। जो भाई विष अथवा वैश्य थे ना, वो जो राजा के लिए भाई उपहार लाते थे, उनको जो पुरोहित है, जो पंडित थे, जो ब्राह्मण वर्ग के थे, वो उनको भी शूद्र मानते थे, अच्छे नहीं मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। अब भाई वर्ण देख लीजिए आप, शूद्र कौन होते हैं इसमें। ठीक है, और वैश्य कौन होते हैं। भाई इनको चार सामाजिक वर्गों में बांटा गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण होते हैं भाई, देखो ब्राह्मणों का काम वेदों का अध्ययन करना और ये करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। क्षत्रियों का काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। वैश्यों के काम खेती, पशुपालन तथा व्यापार थे। और शूद्रों का काम अन्य 3 वर्गों की सेवा करना था। भाई जैसे उन्होंने भाई उधर माली के लिए, और मतलब कोई भी किसी भी प्रकार की भी नौकरी। ठीक है, चित्रकूसर पात्र क्या होते हैं भाई, जिसमें हम खाना वगैरह रखते हैं या खाते हैं, अनाज को एक तरह से स्टोर करके रखते हैं। इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थाली और कटोरियाँ ही मिलती हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने होते हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था, जो भाई अपने पीतल के भी होते थे। ठीक है, जनपद, महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। ठीक है, जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होती है। जनपद का जहाँ जन भैया हम लोग जहाँ पे बसते हैं उसको जनपद बोलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 में हम नीचे देखेंगे भाई। ठीक है, उनको कौन कौन से हैं वो। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई वस्तुओं की खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, भाई ये भी ऐसे पूछा जाता है ये कहाँ पे है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ है के पास हस्तिनापुर, और एटा के पास अंतरजी खेड़ा। इनके प्रमुख खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और अवशेष तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। आगे अभी लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं, जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट होता है कि इन पर कुछ चित्रकारी की जाती थी। या आमतौर पर सरल रेखाएं तथा
ज्यामितीय आकृतियों के रूप में होते थे भाई, उनको लाइन वगैरह या इस टाइप से कुछ चित्रकारी की जाती थी उन पे। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, उनमें इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में देखें, मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी, क्योंकि भाई अगर कोई उन पर आक्रमण करे तो वो उसको कुछ टाइम तक झेल सकें, या भाई उनकी जो सेना है उसको अंदर ही की जो जहाँ पे वो रहते थे वहीं की भाई उनको सुरक्षा करनी पड़े। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो भाई, ये तक्षशिला हो गया भाई, झेलम नदी पे हस्तिनापुर, उज्जैन, कौशाम्बी, वैशाली और मगध। इस चैप्टर में भाई हम वैशाली और मगध के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चल के ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए नए किले, इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था भाई, उसकी अच्छे से निगरानी वो रख सकते थे। ज़्यादा क्षेत्र नहीं होगा तो वो उसको और अच्छे से भी देख सकेंगे। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता होती और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों के ने इसके लिए अथक परिश्रम, मतलब ज़्यादा परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी भाई। ये एक दीवार दे रखी है भाई, ये जो साइड में है लेफ्ट साइड में, इसमें से भाई 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे, आप एक बार देख लो। कौशाम्बी किले की दीवार, यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। कहाँ का है भाई? इलाहाबाद का। इसके एक भाग का निर्माण लगभग 2500 साल पहले किया गया था भाई। ठीक है, कब ये महाजनपद हुए थे? 3,000 साल पहले। लेकिन इनको महाजनपदों का 2500 साल पहले रूप ले लिया था भाई। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में किया जाता भाई। 2500 में ये सिक्के चल पड़े थे। ठीक है, सिक्कों के बारे में अभी आप आगे पढ़ोगे। कर, महाजनपदों के राजा विशाल किले बनाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे भाई। किस चीज़ पे? वो फसलों पे कर लगा देते थे, कारीगरों पे भाई, पशुपालकों और जानवरों के उत्पादन पर, व्यापारियों पर भाई, आखेटक और संग्राहक को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। ठीक है, अब कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन हुए। ये भी मैंने पहले बताया था आपको। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता है। इसमें फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरा भाई, जो पहले क्या करते थे, जो धान था उसको ऐसे के ऐसे बोते थे, अब भाई वो उसके बीज बो के उसका पौधारोपण करने लगे और उसको फिर बाद में निकाल के जैसे आज के टाइम में लगाते हैं ऐसे लगाने लगे। उससे क्या है भाई, उनके जो उपज है वो बढ़ गई और भाई ज़्यादा पौधे हैं वो जीवित रह पाते थे। ठीक है, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होती थी। अब भाई सूक्ष्म निरीक्षण मगध के बारे में। मगध लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। ये यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगल से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ियाँ भी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लोहा एसक की खदानें थी। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थी। अब यहाँ पे किन किन ने यार राज किया। मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनानंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगढ़, आधुनिक राजगीर, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र राज का पटना को राजधानी बना गया। ये पूछा जाता भी, जो मगध की पहले राजधानी कौन थी? बिहार में राजगीर, आधुनिक राजगीर, और भाई उसके बाद थी पाटलिपुत्र, आज का पटना। ठीक है,
2300 साल से भी पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंचा। कहाँ तक पहुंचा था भाई? व्यास नदी। उसके बाद भाई वो आगे बढ़ रहे थे तो जो उसकी सेना थी उन्होंने भाई मगध की साइड जाने से मना कर दिया। उनको ये डर था भाई, एक तो जो ये नदी है ये भाई नदी से डर गए, ऊपर से भाई वो उनको ये था कि भारत के शासकों के पास जो पैदल रथ और हाथियों की बड़ी सेना है। तो इसके बाद आता भाई हमारा सेकंड वज्जी। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया। उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली विहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते हैं। भाई ये वो शासन व्यवस्था होती है, इसमें भाई सभी राजा होते हैं और कोई भी राजा नहीं होता। मतलब सभी एक साथ मिलकर फैसला लेते हैं, सभी एक दूसरे के विचार विमर्श करते हैं, सभी आपस में वाद विवाद करते हैं। गण या संघ में कई शासक होते हैं और इसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता है। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभा में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। क्षत्रिय, दास तथा कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। वज्जी संघ का यह वर्णन दिग् निकाय में लिया गया। ये पूछा जाता है जो वज्जी संघ है उसका वर्णन कहाँ पे दिया गया? दिक् निकाय में। दिक् निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। ये पूछा जाता है दिक् निकाय भाई कौन क्या है? एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है और इसको कहाँ में मिलता है? बौद्ध ग्रंथ में मिलता है, जिसमें बुद्ध के व्याख्यान लिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अजातशत्रु और वज्जी संघ के बीच की जो बात है वो बताते हुए अभी। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। उन्होंने अपने मंत्री बस्कर को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं क्या? जब उन्हें पता चलता है कि ऐसा होता है, उन्होंने वहाँ की वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक भाई वो ये उन्होंने बताया कि वो जब तक एक साथ रहेंगे, मतलब वे पूर्ण और नियमित सभा करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांव में चैत्यों का रख रखाव करेंगे। विभिन्न मातावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे, मतलब जो संत होती हैं उन पर। ठीक है। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चला। कब से भाई? 2300 से 2500 से लेकर और अब तक। ठीक है, 1500 साल तक। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इसके लिए भी आप अध्ययनों में पढ़ोगे। भाई राजा पढ़ लिया हमने, अश्वमेध पढ़ लिया जो वो करते हैं, वर्ण पढ़ लिया भाई, जनपद पढ़ लिया, महाजनपद पढ़ लिया, किलेबंदी पढ़ लिया, सेना पढ़ ली भाई। पहले उनको कर नहीं दिया था अब कर भाई, कर कैसे लेते हैं वो भी पढ़ लिया हमने भाई। फसलों पे लगा के पौधारोपण भाई, जब बीज हम बो के उसको फिर थोड़ा पौधा हो जाता है उसको निकाल के दोबारा से लगाते हैं। ठीक है। गण और अथवा संघ पढ़ लिया हमने। ठीक है। तो भाई हमारा जो ये चैप्टर है कंप्लीट हो गया। जो इसके की पॉइंट वो और देख ले। नए शासक कब आए भाई? लगभग 3000 साल पहले। महाजनपद लगभग 3000 साल पहले। सिकंदर का आक्रमण, दिग् निकाय का लेखन लगभग 2300 साल पहले। कब हुआ भाई सिकंदर का आक्रमण? 2300 साल पहले। गण या संघ राज्यों का अंत 1500 साल पहले। उसके बाद इन पर आया गुप्तों का राज। ठीक है। तो हमारा जो भाई 5th चैप्टर वो कंप्लीट हो गया है। कल हम भाई अपना जो 6th चैप्टर उसकी जो समरी उसको कवर अप करेंगे। जो हम जल्दी आपकी जो समरी उसको कवर अप करा देंगे। उसके बाद जो आपके भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनमें से क्वेश्चन करेंगे। ओके, धन्यवाद।